हेलो गाइस, मैं सोनम बोल रही हूँ। मैं आज इस वीडियो में मिस्र की सभ्यता के बारे में डिस्कस करूँगी। बता रही थी कि मिस्र की सभ्यता के राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस की थी, लेकिन ये वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ मिस्र की धार्मिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस की थी। लेकिन इसमें बताने जा रही हूँ मिस्र का धार्मिक जीवन एवं आर्थिक व्यवस्था के बारे में डिस्कस करने जा रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। ये मिस्र का धार्मिक जीवन है। मिस्र वासियों का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, साहित्यिक दर्शन, विज्ञान, धार्मिक विश्वास एवं मान्यताएं सब कुछ धर्म से प्रभावित था। मिस्र में देवी देवताओं की अधिक संख्या, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, अंधविश्वास एवं सर्वांगिक मान्यता स्वयं में अद्वितीयवाद थी। मिस्र के वासी जो थे वो धर्म पर विश्वास करते, उनका वो अंधविश्वास करते थे। मतलब वो मूर्तियों की पूजा, कहीं पर भी मतलब मूर्ति अगर मिल जाए तो वो पूजा करने, वो बहुत सारी देवी देवताएं थी। इनकी धार्मिक भावनाएं क्रमिक गति विकसित हुई। बहुदेववादी मिस्रवासी कालांतर में एक ईश्वरवादी बन गए तथा कर्मकांड एवं पुरोहितवाद के अत्यंत प्रभाव से इनका धर्म सरल और समान विचारों पर आधारित हो गया। मिस्र के शासक स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि बताकर समाज के आर्थिक संसाधनों का खुले रूप से दुरुपयोग ही करते थे। मिस्र की देवता में सबसे अधिक प्राकृतिक देवता थे। इनके प्रमुख देवताओं में सूर्यदेव, चंद्र, नील, पृथ्वी, पवन, आकाश, वायु, वृक्ष, वनस्पति, ये सब देवता थे। और इसमें बहुत सारे देवता जिसका अलग अलग डेफिनेशन है, जो कि मैं आगे बताने जा रही हूँ। इस देवता में सबसे पहले जो है वो जो सूर्यदेव एमन रहे, उनको सूर्यदेव ही बोल सकते हैं। तो सूर्य की उपासना मिस्र में विभिन्न नामों और रूपों में होता था। उत्तरी मिस्र में रेथिविज में एमन तथा दक्षिण मिस्र में होरुस नाम कहा जाता था। कालांतर में उसका पूरा नाम एमन रे का नाम कहा गया। ये सब सारा नाम सूर्यदेव का अलग अलग जगह में अलग अलग नाम बताया जा रहा है। सूर्यदेव के बाद पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि के रूप में ओसिरिस को पहला स्थान दिया गया है। तो ये तो हो गया सूर्यदेव का। उसको सूर्य अलग अलग जगह में सभी देवताओं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। इसका दूसरा पॉइंट है परलोकवाद। इसका मिस्र धर्म में परलोकवाद को भी काफ़ी महत्व प्राप्त था। वे मृत्यु को जीवन का अंत न मानकर एक घटना विशेष मानते थे। उनका विश्वास था कि हर मनुष्य में एक शक्ति विशेष होती है जो मृत्युपरांत भी शरीर से चिपकी रहती थी। इसके अलावा वे लोग आत्मा में विश्वास रखते थे। वे पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि पुण्यात्माओं का शीघ्र जन्म हो जाता है तथा पापात्माओं को घोर यातनाएं प्राप्त होती। इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तो मरता नहीं है, उसका जो शरीर मरता है लेकिन उसका आत्मा नहीं मरती, वो उसी से चिपका रहता है। और जैसे ही वो मरता है वो उसका फिर से पुनः जन्म हो जाता है। और इसमें बताया जा रहा है कि जो पुण्य काम करता है उसका तुरंत जन्म होता है, और जो पाप बहुत करता है उसे बहुत यातनाएं बहुत दुख झेलना पड़ता है। अब एक दूसरा पॉइंट हो गया। अब मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ, मृत समाधियों का पिरामिड। इसमें बताया गया है कि मृतकों का विधिवत संस्कार करना हमारे धर्म में है। उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद आत्मा शुद्ध के लिए परलोक चली जाती है और शुद्ध के बाद फिर अपने मृतक शरीर में आने की कोशिश करता है। इसी विश्वास के आधार पर वे मृत्यु के शरीर को नष्ट नहीं होने देते थे और विशेष मसालों की सहायता से उन्हें सुरक्षित रखते थे, जिसे मम्मी कहा जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि जब कोई इंसान का मृत्यु होता है तो उसका शरीर पहले जाके शुद्ध होता है परलोक में, और शुद्ध होने के बाद वो अपने शरीर में फिर से वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं आ पाता है। उनके मृत शरीर को
बहुत सारे केमिकल या मसालों से सुरक्षित रखा जाता है, जिसे मम्मी आजकल के टाइम मम्मी कहते हैं। इस मम्मी को विशाल पिरामिडों अथवा समाधियों में सुरक्षित रख दिया जाता था और उनके साथ मृतक की हैसियत के हिसाब से खाद्यान्न पदार्थ, फर्नीचर, आभूषण आदि सामान रख दिया जाता था। जब वो सारे मसाले और उसको सब मिलाकर वो उसका बॉडी को रखा जाए, उसको मम्मी कहते हैं। और उस मम्मी में भी जिसका जितना हैसियत, चाहे जो वो अमीर हो तो उसके पास जेवर, फिर उसका जो भी कपड़ा, खाना पीना, फर्नीचर, मतलब घर की तरह उसको बनाकर समाधि दिया जाता था। तो मैं अब मिस्र का आर्थिक जीवन के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। मिस्र का आर्थिक जीवन में पहले कृषि आता है, फिर पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, बहुत सारे ऐसे। तो मैं सभी को एक एक करके डिस्कस कर रही हूँ। तो पहला में है कृषि। कृषि का मैं बताने जा रही हूँ कि मिस्र समाज के आर्थिक जीवन का आधार कृषि था। वे लोग मुख्यतः गेहूँ, जौ, मटर, सरसों, अंजीर, जैतून, खजूर, अंगूर और अनेक फलों की खेती करते थे। लकड़ी का हल बैलों द्वारा खिंचवाया जाता था। मिस्र में कृषि करना आसान था। बिना हल चलाए भी मिस्री किसान कई फसल पैदा कर सकते थे। सिंचाई व्यवस्था का आधार नील नदी थी। उस नील नदी में बाढ़ आने के पहले ही मिस्र की सरकार वहां के किसानों को निःशुल्क सलाह तथा मदद करते थे तथा बाढ़ के पानी तालाब, नहरों में आकर वे लोग उससे खेती करते थे। इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ का मिस्र का आर्थिक जीवन में कृषि बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ पे नील नदी का खेती, जब बाढ़ आता था तो नील नदी पूरा भर जाती थी, जिससे वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो जाती थी। वहाँ पर उपजाऊ होने से वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के फसल वहाँ पर उगाए जाते थे। और जब अगर ज़्यादा बाढ़ आ जाता था तो वहाँ के जो सरकार थे वहाँ के लोगों को निःशुल्क सलाह देते थे, उनको आर्थिक मतलब पैसे से उनकी मदद करते थे, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाते थे। तो ये हुआ कृषि। दूसरा पॉइंट आता है पशुपालन। पशुपालन में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी जीविका का एक प्रमुख साधन था। अनेक लोग चरवाहों के रूप में अपना जीवन जीते थे। मनुष्य लोग ज़्यादा गाय, बैल, खच्चर, घोड़ा, बकरी, भेड़, गधे, मुर्गे, सूअर व बत्तख पालते थे। इसमें बताया जा रहा है कि पशुपालन में बहुत सारे जीवों को पाला जाता था, जिससे और यहाँ पर पशुओं से खेती भी करवाया जाता था। ये तो दूसरा पॉइंट मैं बता चुकी हूँ। अब मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रही हूँ, उद्योग धंधे। मिस्र में पाषाण इमारती, लकड़ी और खनिज पदार्थ, ये सभी में कमी होने के कारण वहाँ उद्योग धंधों में कमी थी, लेकिन आवश्यक सामग्री का आयात निर्यात करके वे अपनी पूर्ति कर लेते थे। वे लोग न्यूबिया से सोना तथा हिट्टाइट से तांबा मंगवाते थे तथा उसी से वे अनेक प्रकार के औजार तैयार करते थे। मिस्र के लोगों को ये सब औजार बनाने में निपुण थे। उन्हें धातु को पिघलाना आता था। वे तांबे और टीन को मिलाकर कांसा की वस्तु को बनाते थे। वे जानवरों के चमड़ी से अनेक प्रकार की वस्त्र तथा ढाल, चप्पल, चटाई एवं रस्सियाँ आदि बनाते थे। मिस्र के लोगों को ईंटें बनाना, सूत कातना, सन के समान रेशे वाले पौधों से वस्त्र बनाना, लकड़ी, मिट्टी, शीशे तथा पेपिरस पौधों की छाल से पेपर बनाना उन्हें अच्छी तरह से आता था। वहाँ बताया जा रहा है कि मिस्र में उद्योग धंधा उतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर कृषि, पशुपालन ये ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे उद्योग धंधा इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ कुछ चीज़ की सुविधा नहीं थी।
वे लोग बाहर के देशों से अपने आवश्यक की वस्तुओं का आयात निर्यात करते थे। वे उन लोगों को औजार बनाना, धातु को पिघलाना और टीन और तांबे को मिलाकर कांसा की वस्तुओं को बनाना, जानवरों के चमड़ों से ढोलक, चप्पल, चटाई, रस्सियाँ आदि बनाते थे। वहाँ के लोगों को ईंट बनाना, सूत कातना, सन के समान रेशे वाले पौधे, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो उन लोगों को आता था। अब मैं बताने जा रही हूँ व्यापार प्रणाली। व्यापार प्रणाली में है मिस्र में आवागमन और यातायात का प्रमुख माध्यम नील नदी थी। मिस्र का आंतरिक और बाहरी व्यापार काफ़ी उन्नत था। मेसोपोटामिया, अरब और भारत से मिस्र का व्यापारिक संबंध घनिष्ठ था। मिस्र खाद्यान्नों, बर्तनों, कांच की वस्तुएं, कागज, फर्नीचर आदि का निर्माण करके उससे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ का फर्नीचर आदि का निर्माण करके उससे विभिन्न प्रकार की धातुओं, लकड़ी, रंग, मसाले, चंदन, श्रृंगार आदि वस्तुओं को लाते थे। व्यापारियों को लिखित अनुबंधित था। वस्तुओं के लिए आजकल की भांति आदेश दिया जाता था और पर्याप्त माल की रसीद देने की पद्धति थी। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्यापारिक प्रणाली में यहाँ मिस्र में बाहर से भी सामान आते थे, आयात और निर्यात किया जाता था। यहाँ पर बाहरी और आंतरिक दोनों तरह से व्यापार किया जाता था। यहाँ पर मेसोपोटामिया, अरब और भारत ये सभी देशों से घनिष्ठ मित्रता थी। यहाँ पर खाद्यान्नों के लिए बर्तन, कांच की वस्तुएं, कागज, फर्नीचर आदि का निर्माण किया जाता था। यहाँ के लोग बहुत सारे धातुओं, लकड़ी, रंग, मसाले, चंदन, श्रृंगार आदि वस्तुओं को लाते थे। और यहाँ पर जब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था तो वहाँ पर एक रसीद बनाई जाती, जो रसीद दिया जाता था। आज की इस वीडियो में मिस्र की सभ्यता का वीडियो इतना ही है और आगे की वीडियो के लिए पार्ट 2 की वीडियो में इतना ही है। जो पार्ट 1 की वीडियो थी उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो नोट्स नहीं डाले थे, इसीलिए मैं ये सेकंड वीडियो में पूरा मिस्र की सभ्यता का पूरा नोट्स डाल दूँगी। तो आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, इसका सारा नोट्स है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।